गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे इस ब्रोकर ट्रेनिंग के मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंश्योरेंस ब्रोकर्स के बारे में। इंश्योरेंस ब्रोकर्स को क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर्स। जब भी आप इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए अप्लाई करते हैं, एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर वर्क करने के लिए, एज एन इंटरमीडिएट वर्क करने के लिए, तो किस तरह से आपको अपना नाम डिसाइड करना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट है उनको अपने नाम में या तो इंश्योरेंस ब्रोकर या इंश्योरेंस ब्रोकर्स या इंश्योरेंस ब्रोकिंग वर्ड का यूज करना होता है। जैसे कि आप हमारे एग्जांपल से ही देख सकते हैं, एसएमसी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको अपने नाम में इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर्स या इंश्योरेंस ब्रोकिंग वर्ड का यूज करना होता है। इसके बिना एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके साथ ही जो भी आपके कम्युनिकेशंस आप करते हैं, चाहे वो इंटरनल कम्युनिकेशंस हैं या एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस हैं, जो भी पत्राचार आप करते हैं, आपके सभी कॉरेस्पॉन्डेंसेस में आपको अपना नाम मेंशन करना होता है। इसके साथ ही आपको रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस मेंशन करना होता है। आईआरडीआई रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको उसमें मेंशन करना होता है। एंड कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर, आप डायरेक्ट ब्रोकर हैं, कंपोजिट ब्रोकर हैं, री इंश्योरर है, री इंश्योरेंस ब्रोकर है, ये आपको मेंशन करना होता है। आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी डेट आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है। ये सभी चीजें आपको अपने सभी कॉरेस्पॉन्डेंसेस में यूज करना होता है, यानी जो भी आप कम्युनिकेशंस कर रहे हैं उन सभी कम्युनिकेशंस में सभी डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और नाम आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है अथॉरिटी का, जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पेड अप कैपिटल अगर हम डायरेक्ट ब्रोकर की बात करें तो दैट इज मिनिमम 75 लाख रुपीस। री इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए जो पेड अप कैपिटल है दैट इज 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। एंड कंपोजिट ब्रोकर के लिए पेड अप कैपिटल है 5 करोड़, 5 करोड़ रुपीस। इसके साथ ही एप्लीकेंट को सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस ही करना है, इसके लिए उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एंड जो पेड अप कैपिटल आप पे कर रहे हैं, इसके लिए जो फंड्स आप अरेंज करते हैं दैट शुड नॉट बी अरेंज्ड बाय टेकिंग लोन्स, या फिर किसी से बोरो नहीं कर सकते हैं, दैट शुड बी योर ओन कैपिटल। वो लोन्स या फिर किसी से बोरो करके आप नहीं पे करेंगे, दैट शुड बी योर ओन कैपिटल। नेटवर्थ की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसे समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं नेटवर्थ होता क्या है। नेटवर्थ अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपका कितना वर्थ है आज की डेट में, दैट इज जितने आपकी लैब एसेट्स हैं उनमें से अगर आपकी लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो आपका नेटवर्थ बन जाता है। तो नेटवर्थ बेसिकली अगर बात करें तो एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर सकते हैं। नेटवर्थ को ही बुक वैल्यू या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट की बात करें, तो डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट है 50 लाख मिनिमम। री इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए 2 करोड़ है मिनिमम, और कंपोजिट ब्रोकर के लिए 2.5 करोड़। किसी भी कंडीशन में आपका नेटवर्थ इससे कम नहीं होना चाहिए वाइल ऑपरेटिंग एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर। अगर आप इन कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आईआरडीआई यानी अथॉरिटी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। इसके साथ ही आपको हर हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने के बाद ऑडिटर के द्वारा सर्टिफाइड एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है, एक नॉन कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है अथॉरिटी को, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं दैट आप सभी कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो डायरेक्ट ब्रोकर के लिए 10 लाख का डिपॉजिट रिक्वायरमेंट भी होता है,
40 लाख का डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होता है इन केस ऑफ री इंश्योरेंस ब्रोकर, और कंपोजिट ब्रोकर के केस में डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होता है 50 लाख रुपीज। इसके साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट में एक चीज और जो आती है वो आती है दैट सभी इंश्योरेंस ब्रोकर्स को अपने लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस परचेज करना होता है। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो आप लेते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशन में कोई भी एरर या ओमिशंस को अवॉइड करने के लिए, या अगर कोई एरर्स या ओमिशंस हो जाते हैं तो उनको फाइनेंशियली कंपनसेट करने के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर को हर समय एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस का कवर अपने पास लेकर रखना होता है एंड इसे मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कुछ न्यूली रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ब्रोकर्स को आईआरडीए अथॉरिटी अलाउ कर सकती है कि वो रजिस्ट्रेशन के 12 मंथ्स के अंदर अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब इशू हुआ है उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस परचेज करें अपने लिए। ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर को कवर करता है अगेंस्ट एनी एरर और ओमिशन और नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट और ऑन दी पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। यानी कोई भी ऐसा एरर या नेग्लिजेंस हो जाता है उनके पार्ट पर या उनके एम्प्लॉइज या उनके डायरेक्टर के पार्ट पर, तो उसके अगेंस्ट उनको कंपेंसेट करता है। एनी लॉस ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर विच द इंश्योरेंस ब्रोकर इज लीगली लायबल इन केस ऑफ एनी फ्रॉडलेंट और फाइनेंशियल एक्ट और ओमिशन। किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से या फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से अगर किसी को प्रॉपर्टी या फिर पैसे का लॉस हो रहा है तो और इंश्योरेंस ब्रोकर उसके लिए लीगली लायबल है, तो ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी उसके अगेंस्ट भी उनको इंडेमनीफाई करता है, कवर करता है। इसके साथ ही अगर डॉक्यूमेंट्स का लॉस हो जाता है या फिर कॉस्ट और एक्सपेंस होता है उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रिप्लेस या रिस्टोर करने में, तो वो भी इसमें कवर किया जाता है। आपके एम्प्लॉइज या आपके फॉर्मल एम्प्लॉइज की वजह से अगर किसी के साथ कोई मिस सेलिंग किया जाता है या फिर फ्रॉडलेंट एक्ट किया जाता है या कुछ डिसऑनेस्टी किया जाता है तो उसके लिए भी ये इंश्योरेंस कवर करता है किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर को। ये कवर आपको ईयरली बेसिस पर रिन्यू करना होता है और एंटायर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब तक वैलिड है तब तक आपको ये कवर मेंटेन रखना होता है अपने ऊपर। अगर हम लिमिट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो फॉर डायरेक्ट ब्रोकर इट इज 2 times of the remunerations received at the end of every financial year, subject to a minimum limit of rupees 1 crore and at least rupees 50 crore if twice the remuneration limit is more than or equal to rupees 50 crore। यानी एटलीस्ट 2 times जितना भी आपको रिवॉर्ड्स या रेम्युनरेशन रिसीव हुए हैं उसका आपको मेंटेन करना पड़ता है। और डायरेक्ट ब्रोकर के केस में मिनिमम लिमिट इज 1 crore रुपीज। इसी तरह री इंश्योरेंस ब्रोकर की बात करें तो 2 times ऑफ द रेम्युनरेशन रिसीव्ड या फिर मिनिमम रुपीज 4 करोड़। कंपोजिट ब्रोकर की बात करें तो 2 times ऑफ द रेम्युनरेशन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम लिमिट ऑफ रुपीज 5 करोड़। यानी कंपोजिट ब्रोकर के केस में लिमिट इज 5 करोड़ जिसका कवर आपको लेके रखना होता है। इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी obtained फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंश्योरर हु हैज एग्रीड टू। जब भी आप ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं जो इन बिलो कंडीशंस पर एग्री करता है। क्या क्या है ये कंडीशंस? उस इंश्योरेंस कंपनी को एक एनुअल सर्टिफिकेट देना होता है, नाम और एड्रेस होना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पॉलिसी नंबर होना चाहिए, कितना इंडेमनिटी कवर दिया जा रहा है वो डिटेल होना चाहिए, अगर कोई एक्सेस है तो उसका डिटेल होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ ही ये सारी डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है एक एनुअल सर्टिफिकेट की फॉर्म में। इसके साथ ही डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी को भी शेयर करना होता है जब इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी इशू करती है इंश्योरेंस ब्रोकर को।
और अगर इसमें कोई अवॉइडेंस है, अगर इसका कोई कंडीशन मेट नहीं हो रहा है या रिन्यू नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन हो गया है कवर का पॉलिसी खत्म होने से पहले ही, तो उसके बारे में भी अथॉरिटी को अपडेट करना मैंडेट होता है। तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करे। एक एनुअल सर्टिफिकेट इशू करे जिसमें नाम और एड्रेस हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, पॉलिसी नंबर हो, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कवर हो, एक्सेस हो और इंश्योरेंस कंपनी का नाम हो। एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी को शेयर करे, और अगर कहीं पर भी कोई अवॉइडेंस हो रहा है या फिर कोई रिन्यूअल में प्रॉब्लम है या फिर कैंसिलेशन हो रहा है, तो इंश्योरेंस ब्रोकर को अपडेट करे और अथॉरिटी को भी अपडेट करे। इसी तरह अगर कोई क्लेम आता है, यानी अगर प्रोफेशनल इंडेमनिटी का क्लेम कहीं पर करना है इंश्योरेंस ब्रोकर को, तो दे शुड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी। एंड इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को वो जितने भी जो सर्कमस्टेंसेज हैं या जो इवेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट वो क्लेम लेना चाहते हैं, उसके बारे में अपडेट करना बहुत जरूरी है, एंड दैट शुड बी ऑन इमीडिएट बेसिस। इसके साथ साथ ही इंश्योरेंस ब्रोकर को अथॉरिटी को भी अपडेट करना जरूरी है दैट अगर इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम के लिए अप्रोच कर रहे हैं और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम डिनाई कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी जो भी स्टेटस है दैट नीड्स टू बी अपडेटेड टू अथॉरिटी एज वेल। रिम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड्स की बात करें तो जो भी रिम्यूनरेशन या रिवॉर्ड्स इंश्योरेंस ब्रोकर ले सकते हैं एज पर IRDAI रूल्स, ये रेगुलेशंस 2016 में सेट किए गए थे, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल या स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो वो 15% तक का कमीशन या रेम्यूनरेशन का लिमिट है। अगर ग्रुप हेल्थ पॉलिसी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैटेगरी का ग्रुप हेल्थ पॉलिसी के लिए 7.5%, और अगर नॉन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ग्रुप है तो उसके लिए इट इज 15%। इसी तरह अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें, फायर रिटेल में इट्स 15% इन केस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, और अगर इंटरमीडियरी है तो 16.5%। फायर कॉर्पोरेट रिस्क विद सम इंश्योर्ड लेस देन 2500 crores 11.5% फॉर इंटरमीडियरीज। फायर कॉर्पोरेट फॉर ग्रेटर देन 2500 crores 6.25%। मरीन कार्गो के लिए 16.5%, मरीन हल के लिए 11.5%, मिसलेनियस के लिए 16.5%, मिसलेनियस कॉर्पोरेट कैटेगरी के लिए 12.5%, और मिसलेनियस कॉर्पोरेट इंजीनियर एंड रिस्क के लिए ऐसी पॉलिसीज जिनका सम इंश्योर्ड 2500 करोड़ से ज्यादा है, दैट इज 6.25%। मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इट इज 15%, एंड मोटर स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी पॉलिसी की बात करें तो 2.5%। इसके साथ ही रिम्यूनरेशन की तो हमने बात करी, लेकिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसके साथ साथ इंश्योरेंस ब्रोकर कुछ सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज एंड क्लेम सेटलमेंट सर्विसेज। तो इन्हीं दोनों सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो एन इंश्योरेंस ब्रोकर में चार्ज फी फॉर रेंडरिंग रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज और अदर सिमिलर सर्विसेज। कोई भी इंश्योरेंस ब्रोकर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज देने के लिए चार्ज कर सकते हैं, एक फीस ले सकते हैं वो, लेकिन ये जो फीस होता है दैट शुड नॉट बी अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पेड या फिर क्लेम। आपके प्रीमियम या क्लेम का एक परसेंटेज नहीं होना चाहिए ये। एन इंश्योरेंस ब्रोकर कैन अंडरटेक दिस एक्टिविटी फॉर कमर्शियल रिस्क बेस्ड ऑन रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट। रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करने से पहले क्लाइंट का रिटर्न कंफर्मेशन लेना होता है आपको, उसके बाद ही ये सर्विसेज आप उनको ऑफर कर सकते हैं। रिम्यूनरेशन ऑफ और फीस दोनों आप नहीं ले सकते हैं किसी भी क्लाइंट से। इंश्योरेंस ब्रोकर shall obtain a written mandate from the client to offer risk management services and shall keep a record with details like name of the client, place of risk,
नेचर एंड टाइप ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट सर्विस, फी डिटेल्स एटसेट्रा। यानी जो भी रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक रिटर्न मैंडेट चाहिए होता है क्लाइंट से, एंड उसके बाद जो भी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें क्लाइंट का नाम होना चाहिए, प्लेस ऑफ रिस्क होना चाहिए, नेचर एंड टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सर्विस होना चाहिए, फी डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस में अगर आपके पास वो स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करने के लिए, तो आप इवन बाहर से एक्सटर्नल एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट को भी सर्विसेज के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। इन केस अगर बाहर के वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या फिर स्पेशलिस्ट किसी तरह से किसी अगर हम बात करें, कोई अगर एरर या ओमिशन हो जाता है या कुछ नेग्लिजेंस हो जाता है उनके एंड पर, तो इंश्योरेंस ब्रोकर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एज यू आर अपॉइंटिंग दोज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। इसके साथ ही क्लेम कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आप ऑफर कर सकते हैं एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ऑफर की जा सकती है। और अगर क्लेम का अमाउंट 10 करोड़ रुपीज से कम है तो आप इसे इजीली ऑफर कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपको एक रिटर्न मैंडेट लेना पड़ता है क्लाइंट से। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का भी क्लेम कभी आता है क्लाइंट का, एंड उसके ऊपर आप क्लेम कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। Insurance broker shall inform the authority within 30 days by providing details such as name of the client, place of risk, insurer name, distribution channel name, claim amount, date of occurrence of loss, and mandate from the client। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अथॉरिटी को ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करानी पड़ती है, और इवन अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें नेम ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए, प्लेस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम यानी उस ब्रोकर का नाम जिसके थ्रू ये पॉलिसी सोर्स की गई थी, क्लेम अमाउंट, डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ लॉस, एंड क्लाइंट मैंडेट। जैसा कि हमने बात किया था, इंश्योरेंस ब्रोकर अगेन आपको एक फी चार्ज कर सकते हैं क्लेम कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन ये फीस आपके क्लेम का या फिर प्रीमियम का परसेंटेज नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग क्लेम कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर दो इंश्योरेंस ब्रोकर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो ऐसा डिस्प्यूट इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सामने रखा जाता है, एंड आईबीएआई उस डिस्प्यूट को फर्दर अथॉरिटी को रेफर कर सकता है अपने रिकमेंडेशंस के साथ में, एंड उसको अथॉरिटी का फाइनल फिर डिसीजन के लिए छोड़ दिया जाता है, एंड अथॉरिटी विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड इन दैट केस। अथॉरिटी विल रिव्यू एंड डिसाइड नॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अथॉरिटी टाइम टू टाइम इन सभी रूल्स को चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है। इसके साथ ही बिजनेस करने के लिए, बिजनेस किस तरह से जनरेट किया जाना है, इंश्योरेंस पॉलिसीज किस तरह से सेल किया जाना है, इसके लिए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए एज पर कोड ऑफ कंडक्ट। एवरी इंश्योरेंस ब्रोकर shall have a board approved policy on the manner of soliciting insurance policies. It shall include the approach to be followed in having multiple tie-ups, type of product sold, mode of solicitation, grievance redressal mechanism, etc. बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी में किस तरह से इंश्योरेंस बिजनेस जनरेट करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, किस तरह से सेल करने हैं, और इसके साथ साथ ग्रीवेंस अगर रिड्रेसल का क्या मैकेनिज्म होगा, यानी कोई कंप्लेंट आती है तो उसे किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये सब डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही जो बोर्ड है उसे इन पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ता है एटलीस्ट वंस इन 3 years। 3 साल में कम से कम एक बार इन पॉलिसीज को जरूर रिव्यू करना पड़ता है, और अगर अपडेट करने का रिक्वायरमेंट है तो अपडेट करना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। सो दिस वाज अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट जो आज हमने डिस्कस किया।
We'll soon come back with our next video. So till the time, stay tuned. Thank you so much.